बच्चों, हम कवर कर रहे थे क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 भोजन के घटक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भोजन के घटक। भोजन के घटक में हमने यहाँ तक कवर कर लिए थे। देखिए ये जो है यहाँ पे कि 1.6 चित्र 1.9 में दिखाए गए हैं, यहाँ तक कवर कर लिए थे। आज ये देखते हैं आयोडीन के कुछ स्रोत, मतलब कि हमको आयोडीन किससे प्राप्त होता है। आयोडीन मतलब नमक। देखिए आयोडीन के कुछ स्रोत क्या हैं। पालक से हमको आयोडीन का मिलता है, अदरक से भी आयोडीन के प्राप्ति होती है। और यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है मछली दिया हुआ है, यह नमक है। और यहाँ पे देखिए ये अदरक है और यहाँ पे ये साग है। तो इन सब से हमको क्या कह रहा है कि आयोडीन के ये सब स्रोत हैं। आगे देखिए मतलब इन सब से हमारे शरीर को आयोडीन मिलता है और हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलता है, जिसकी वजह से हम काम करते हैं। आगे देखिए आयोडीन के स्रोत ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए फास्फोरस के स्रोत। हमको फास्फोरस किससे मिलता है हमारे बॉडी को, यहाँ पे लिखा है फास्फोरस के स्रोत। फास्फोरस हमारे बॉडी को किससे मिलता है, दूध से मिलता है। ये दूध है, ये केला से मिलता है। और यहाँ पर देखिए और छोटे छोटे ये कोई ग्रेन है, अनाज है, उससे हमको फास्फोरस मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ है लोहे के स्रोत। हमारे बॉडी को लोहा किससे मिलता है, हमारे बॉडी में आयरन की मात्रा भी होती है। आयरन की कमी होने से जो लोगों को एनीमिया की बीमारी हो जाती है, जो बाद में चल के काफ़ी परेशानी पैदा करती है। तो देखिए लोहे के कुछ स्रोत जो हैं वो क्या हैं। तो लोहे के स्रोत में हमारे बॉडी को जो आयरन मिलता है पालक से मिलता है, सेब से मिलता है, नाशपाती से मिलता है और ये शायद इमली है उससे मिलता है लोहा। और देखिए यह आगे है कैल्शियम के स्रोत। हमारे बॉडी को कैल्शियम किससे मिलता है, तो हमारे बॉडी को कैल्शियम दूध से मिलता है और अंडा से कैल्शियम मिलता है। तो हमने देख लिया कि जो कैल्शियम कहाँ से मिलता है, आयरन कहाँ से मिलता है, लोहा कहाँ से मिलता है हमारे बॉडी को। ये सब हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरत है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। जैसे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति से खाना बनाते हैं, उसी तरह हमारा शरीर जो हमारा शरीर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, विटामिन डी। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। और आजकल जो है काम ज़्यादा होने की वजह से लोग सूर्य की प्रकाश में नहीं रह पाते हैं और जिससे उनके शरीर में विटामिन डी की क्या होती है, कमी होती है। विटामिन डी के कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं। आगे देखिए है हमारे शरीर, यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता क्या होती है, अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। देखिए हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। हमारे शरीर को अच्छे विकास के लिए और माइंड को अच्छे से काम करने के लिए जितना भी अभी हमने खनिज लवण पढ़ा, सारे खनिज लवण की आवश्यकता है। जैसे आयोडीन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब विटामिन जो हमारे शरीर की को काफ़ी ज़रूरत है। नेक्स्ट है विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 1.10 में दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी
1.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। आपने भी सारणी 1.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा क्या कि अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। किसी भी खाद्य पदार्थ में सिर्फ एक ही पोषक तत्व नहीं होता है, उसमें एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। सारणी 1.10 जो कि बात कर रहा है, ये देखिए नीचे होगा सारणी 1.10। आगे है कि यहाँ पे कहा कि फिर भी आपने सारणी 1.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को देखा होगा कि खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। फिर भी जो है एक कच्ची सामग्री में, मतलब जो कोई कच्चा पदार्थ है उसमें पके हुए पदार्थों से पोषक तत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए कह रहा, उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। उदाहरणतः कह रहा है चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। तो जैसे कि आपको कैसे पता चलेगा कि चावल में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो इसको जांच से पता चलता है। और जैसे कि एक खाद्य पदार्थ में एक से ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, जैसे यहाँ पे कह रहा है चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है और दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट है इस आधार पे हम यह कह सकते हैं चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, यानी कि चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। और आहारी रेशों को क्या कहते हैं, जैसे ये रेशा है, फाइबर है, उसको रुक्षांश भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इन पोषक के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो रुक्षांश किसको कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। रुक्षांश कहते हैं, एक मिनट, सॉरी, रुक्षांश कहते हैं, यहाँ पे देखते हैं, हाँ, रुक्षांश किसको कहते हैं, तो जो रेशा होता है, जो फल वगैरह में फाइबर होता है, उसी को क्या कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट है कि इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। जितने भी पोषक होते हैं उसके अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशा यानी रुक्षांश और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे अक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं, आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशों को क्या कहते हैं, आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशों को क्या कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति किससे होती है, पादप उत्पादों से होती है, यानी फाइबर की जो पूर्ति होती है वो जो पौधे से हम प्राप्त करते हैं उससे होती है। आगे देखिए है रुक्षांश यानी फाइबर यानी रेशा, आहारी रेशा के मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न, जैसे कि साबुत खाद्यान्न मतलब जो मूंग वगैरह होता है उसको, मूंग को जैसे आज फूलने दे दीजिएगा, कल वो अंकुर जाता है, वो उसमें छोटे छोटे पौधे जैसे निकल आते हैं, तो उसी को कहते हैं साबुत खाद्यान्न। दाल, आलू, ताज़े फल, सब्जियां, ये सब में क्या होता है,
ये सब जो है इससे हमको क्या प्राप्त होता है, रुक्षांश, फाइबर प्राप्त होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। ये जो कोई पोषक नहीं देता है, लेकिन इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। कोई पोषक प्रदान नहीं, फिर भी यह हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं। फिर भी यह हमारे भोजन को का काफ़ी आवश्यक अवयव है, क्योंकि इससे हमारा शरीर ताज़ा बना रहता है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। और जो भोजन का आयतन क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। कौन, रुक्षांश। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि रुक्षांश जो है पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। तो हम पूछ सकते हैं स्टूडेंट से, बच्चों से, कि हमारे शरीर को के खराब भोजन को यानी बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में कौन मदद करता है, तो रुक्षांश मदद करता है, फाइबर मदद करता है। आगे है कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने शरीर की सहायता करता है। देखिए जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल जो है, जल में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। और जल जो हम पीते हैं वो क्या करता है, तो जो हम खाना खाते हैं उसमें जो पोषक अवेलेबल रहता है उसको अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कौन, जल। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। और जल जो है ये कुछ अवशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र या पसीना, हमारे बॉडी में जो पसीना चलता है उसको शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। तो हम पूछ सकते हैं बच्चों से कि जल जो है वो कैसे हमारी शरीर को सहायता करता है। तो जल जो है हमारे शरीर से पसीने और मूत्र, अवशिष्ट जो पदार्थ हैं उसको निकालने में क्या करता है, सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितनी जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं। देखिए यहाँ पर है, कह रहा है सामान्यतः जहाँ हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। तो इन सब से हम क्या लेते हैं, जल लेते हैं शरीर में। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा कह रहा है, इसके अतिरिक्त हम जो भोजन पकाते हैं उससे भी पानी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम जो भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है, इससे भी हमारे शरीर को पानी मिलता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। और हम देखेंगे क्रियाकलाप 3 में क्या कोई और ऐसा भी स्रोत है, सोर्स है, जिससे हमारा शरीर जो है जल प्राप्त करता है। आगे देखिए है क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3 है, एक टमाटर तथा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्से में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? तो बच्चों बताइए, जब आप टमाटर काटेंगे तो क्या आपके हाथ गीले होंगे? ज़रूर होंगे। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें, यानी उसको ध्यानपूर्वक देखें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? अब बताइए बच्चों कि कोई ऐसा फल, ताज़े फल का नाम बताइए जिसमें पानी की मात्रा नहीं हो।
तो देखें बच्चों, सारे ताज़े फल में पानी की मात्रा तो होगी ही। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। कई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे उसमें ऑलरेडी इतने जल होते हैं कि हमको उसको पकाते के समय जल ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जो पकाते के समय जल की ज़रूरत होती है। जैसे आप तोरी की सब्ज़ी बच्चों बनाएंगे, उसमें जल डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ताज़ी तोरी की सब्ज़ी है तो उसमें जल डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर भिंडी की सब्ज़ी अगर सब्ज़ी बना रहे हैं, ताज़ी भी है, तो भी थोड़ी सी जल डालनी होगी। अगर ज़्यादा तेल नहीं डालते हैं, नहीं तो वो कढ़ाई में पकड़ लेगा और वो ख़राब हो जाती है कढ़ाई, फिर उसको धोन रगड़ने से छूटता है वो। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ तक पढ़े। आगे 1.3 हम देखते हैं संतुलित आहार के बारे में। 1.3 में क्या है? संतुलित आहार। तो देखिए, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसको क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। तो बच्चों, हम आपसे पूछ सकते हैं कि आहार किसको कहते हैं? तो आप क्या बताइएगा कि सामान्यतः पूरे दिन में जो हम खाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। देखिए बच्चों, तो आहार हम देख लिए। हमारे शरीर को हम जो भी पूरे दिन में खाते हैं उसी को क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। और हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे आहार में, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो बच्चों, ये कह रहा है बुक, जो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को क्या है? आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। बच्चों, कोई भी पोषक तत्व हमारे शरीर में न आवश्यकता से अधिक होनी चाहिए ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश यानी फाइबर, रेशा तथा जल भी होना चाहिए। हमने पहले भी पढ़ा था हमारे खाद्य पदार्थ में रुक्षांश तथा जल होना चाहिए, जो हमको कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। इस प्रकार आहार को संतुलित आहार कहते हैं। और ऐसे आहार को जो हमारे भोजन में उपलब्ध हो, जो ज़्यादा हमारे शरीर के लिए न ज़्यादा हो न ही हमारे शरीर के लिए कम हो, तो उस आहार को क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। आगे है कि वो आगे है इसमें, यहाँ पे देखिए, क्या आप सोचते हैं प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या बच्चों, आप सोचे हैं कि जो आपको ज़रूरत होगा, क्या आपके पापा को भी वही आहार की ज़रूरत होगी? जो बड़े को जो आहार की ज़रूरत होती है, क्या छोटे को भी वही आहार की ज़रूरत होती है? नहीं बच्चों, थोड़े तो अंतर होते हैं। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? क्या आप ऐसा भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? हाँ, अगर आप संतुलित आहार लेंगे तो आपका शरीर अच्छा काम करेगा। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। एक सप्ताह आप खाइए, उसका चार्ट बनाइए और देखिए क्या प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। नेक्स्ट है दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला अनाज
और दालों से बना। ये सारे देखिए केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। हमने ऊपर जितना भी पढ़ा भोजन में, वो सब कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में ही संतुलित आहार खा सकता है। इसलिए कोई व्यक्ति जो है थोड़े से व्यय में संतुलित आहार खा सकता है। आगे है, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इस उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि उचित प्रकार का भोजन आप करें, ये ऐसा नहीं है। अगर आप जब तक उसको उचित तरीके से नहीं पकाइएगा, उसके विटामिन सब खत्म हो जाएंगे। ताकि इसके आगे क्या है, ताकि इसके समानतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं, ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि उचित प्रकार का भोजन ही करना पर्याप्त नहीं है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? क्या आप ऐसा जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। और छिलका उतार कर सब्जी या फलों को धोते हैं तो उसके कुछ विटामिन क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा क्या होते हैं? खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज अलग हो जाते हैं। आगे है बच्चों कि हम सभी जानते हैं पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है। हम सभी जानते हैं पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की क्या होती है? हानि होती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि होती है। और यहाँ पर कह रहा है यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। उसके साथ उस पानी के साथ वो भी बह जाते हैं। आगे है, फलों में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। यहाँ देखिए, फलों में विटामिन सी आसानी से गर्मी से क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सामग्री को सम्मिलित करें? क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सामग्री क्या करें? उचित करें, सम्मिलित करें। और पकाने में विटामिन सी की आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियां को सम्मिलित करें? आगे है देखिए, बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। बूझों ने सोचता था कि हर समय वसायुक्त भोजन करना ही सर्वोत्तम भोजन है। तो उसने क्या किया? 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा 1 कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। यहाँ पे कह रहा है कि 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा 1 कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा वह कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं वह ठीक था? निसंदेह नहीं, वह ठीक नहीं था, क्योंकि उसको फाइबर तो मिला ही नहीं। जब हम फाइबर अंदर लेते हैं तो हमारे शरीर का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सब बाहर निकल जाता है, इसलिए फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है। यदि अधिकांश वसायुक्त भोजन, यहाँ पे देखिए, यदि अधिकांश वसायुक्त भोजन
इतना ही अधिक वसायुक्त भोजन हमारे लिए इतना ही अधिक वसायुक्त भोजन हमारे लिए क्या है, इतना ही वसायुक्त भोजन हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इतना ही वसायुक्त भोजन हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है और हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है।